बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज से हमने एक नए सिलसिले का आगाज़ किया है जिसका नाम हमने रखा है डायलॉग। और इस डायलॉग के अंदर दोस्त, जर्नलिस्ट, उसके अलावा लॉयर्स, सिविल सोसाइटी के लोग, ये तमाम लोगों के साथ एक ऐसी डिस्कशन हम करने की कोशिश करेंगे जो कि अक्रॉस द बोर्ड हो, जिसमें कोई एक लाइन ना हो बल्कि हर वो लाइन जो पाकिस्तान के लोगों की तर्जुमानी कर सके, हम उसकी अक्कासी करने की जो है वो कोशिश करेंगे। इसमें हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की लाइन टो नहीं करेंगे, जो बात मेरिट पे होगी वो करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो सही बैसियत जर्नलिस्ट वॉच डॉग का काम है वो जो है वो कर सकें। आगाज़ जो है वो हम आपको पता है अभी पॉलिटिकल सीन पे बाई इलेक्शंस जो है वो बड़ा ही हॉट टॉपिक है। मैं इसके स्टेज को सेट करने के लिए सिर्फ दो बातें करूँगा और उसके बाद अपने जो साथ मेरे दोस्त बैठे हुए हैं उनका तारफ़ करवाऊँगा ताकि हम इस डिस्कशन को इनरिच कर सकें और इस पे गुफ्तगू कर सकें। मेरे दाई तरफ जो हैं वो ज़ीशान मेहदी साहब हैं जो ज़बरदस्त किस्म के एडवोकेट हैं, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के ओरेटर भी हैं और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। साथ जर्नलिस्ट दोस्त हैं तारिक दरिया जो कि जर्नलिज़म में जो है वो मुख्तलिफ बीट्स पे काम करते रहे हैं और ये भी आज हमारी गुफ्तगू में शामिल होंगे। मेरे बाईं तरफ जो है वो हसन काज़मी साहब कॉर्पोरेट लायर हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के वकील हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट इकॉनमी पे बहुत गिरफ्त रखते हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त और न्यू पर्सपेक्टिव के साथ जो है वो बात करते हैं। साथ उनके बैठे हुए हैं सिविल सोसाइटी और गंदारा रिसोर्स सेंटर टेक्सला में बेसिकली ये काम कर रहे हैं। गंदारा का जो कल्चर है और जो पूरी एक है उसको कंजर्व के ऊपर इनका काम है। इफ्तिखार सिद्दीकी साहब, इनको भी मैं वेलकम करता हूँ। और उनके साथ बैठे हुए हैं रियाज अहमद साहब जो कि पहले एक सनती इदारे में काम करते रहे हैं और ये भी पाकिस्तान के कल्चर और आर्ट के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। दो बुनियादी बातें करके मैं इस स्टेज को सेट करूँगा ताकि डिस्कशन जो है वो आगे बढ़ सके। ये जो बाई इलेक्शंस हैं, इससे पहले ये जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, ये नहीं बच सकती थी अगर दो काम इन्होंने ना किए होते। एक तो अगर IMF का प्रोग्राम ना हुआ होता तो शायद ये गवर्नमेंट गिर जाती, अपने ही बोझ से इन्होंने गिर जाना था। लेकिन ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर चुके हैं और इसकी वजह से इकनॉमिक जो स्टेज है उस पर टू सम एक्सटेंट स्टेबिलिटी आई है। दूसरी बात, ये जो कल होने वाले इलेक्शंस हैं, अगर इनमें इनको अक्सरियत नहीं मिलती और पंजाब में इनकी हुकूमत नहीं बनती तो मैं समझता हूँ फिर ये हुकूमत भी सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, KP में जो है वो PTI की हुकूमत है, GB में भी PTI की है, AJK में भी PTI की है। बलूचिस्तान में आपको पता है कि ये सब पार्टियाँ किसी एक तरफ जो है वो चली जाती हैं। तो अगर पंजाब में भी PTI की हुकूमत बन जाती है और नून की हुकूमत नहीं रहती तो इस्लामाबाद तक फेडरल गवर्नमेंट महदूद हो जाएगी और मुझे लगता है कि फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए ये इलेक्शन जो है वो अनयूजुअल इलेक्शन है। इमरान खान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बैशिंग पे लगे हुए हैं, लेकिन आज बड़ी ज़बरदस्त एक खबर छपी है। वो खबर ये छपी है कि वो कोशिश करते रहे कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से खुफिया मुलाकात कर लें और उनके जो करीबी ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी ये PMLN के किसी लीडरशिप से कोई मुलाकात नहीं की। अब इमरान खान साहब की ज़िम्मेदारी है कि वो अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से के सबूत जो है वो सामने लेकर आएँ कि ये PMLN के नौकर की तरह काम कर रहे हैं जैसे कि वो कहते हैं। तो इन बातों के बाद अब मैं अपने दोस्तों से जो है वो इस गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। और सबसे पहले हसन काज़मी साहब, आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन है इस पे जो है वो आपकी क्या राय होगी? अच्छा, कोई भी इंटरवीन कर सकता है, दरमियान में बोल सकते हैं, इसमें कोई फॉर्मल रूल नहीं है। देखिए, मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट तो नहीं हूँ कि
कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स में, पार्टीज़ की पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल कैपिटल किन पार्टीज़ का क्या है और कौन सी पार्टीज़ जो हैं वो जो अपकमिंग ज़िमनी इलेक्शन, बाई इलेक्शंस हैं, इसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। मेरा कंसर्न जो हमेशा से रहा है, जो मेरे प्रोफेशन के अंदर भी बहुत अहमियत का हामिल है, वो है स्टेबिलिटी और साउंड पॉलिसीज़। बदकिस्मती से हमारा जो इलेक्टोरेट है वो पॉलिसी इश्यूज़ पे पार्टीज़ को, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीएमएलएन हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, वो पॉलिसी इश्यूज़ पे उस तरीके से वो वोट नहीं देते, या जिसको कहेंगे कि उनका ओपिनियन स्वे नहीं होता। जबकि बहुत सी सेंसेशनल न्यूज़ जो हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी यानी इमोशनल बातें जो हैं, वो हमारे जो पॉपुलेशन है, जो वोटर पॉपुलेशन है, उसके ओपिनियन को ज़्यादा स्वे करती है। तो मेरा हमेशा से यही कंसर्न रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके मैनिफेस्टोज़ डिटेल के अंदर ना सिर्फ सामने आएँ, बल्कि जो लोग हैं वो भी इस चीज़ का जब फैसला करें कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि वो नारे और दूध की नहरें और शहद की नहरें बहा देंगे और गुर्बत ख़त्म हो जाएगी और ये मुल्क पेरिस बन जाएगा, या इस किस्म के जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो नारे पॉपुलिज़म जो होता है उससे इज्तनाब करें, बल्कि इस मुल्क के जो हकीकी मसाइल हैं, वो चाहे इकॉनमी से रिलेटेड हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा लूमिंग क्राइसिस जो अब क्रिएट हो रहा है वो इन्वायरमेंटल क्राइसिस है। पाकिस्तान के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज़ हैं वो पेरेनियल हैं, हमेशा से वो बिल्कुल फाइटिंग की तरीके से वो आते हैं और वो किसी तरीके से उसको हल किया जाता है, कहीं से लोन लेके, कहीं से बोरिंग करके, लेकिन कभी भी इन चीज़ों पर उस तरह डिटेल में गुफ्तगू नहीं हुई। अब बाई इलेक्शन में क्योंकि हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर था, ये सीटिंग हुई, अब ये इलेक्शंस हो रहे हैं सपोजिटली डिफेक्टर्स के सीट्स पे। सो आई होप कि अगर जिस तरह रूलिंग पार्टी पीएमएलएन है तो एटलीस्ट अभी स्टाफ, आपने अभी जैसे जिक्र किया कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आईएमएफ के साथ कंक्लूड हो गया है, जिसका हमने इम्पेक्ट जो है डॉलर की रेट पे भी देखा। पाकिस्तान ने आई थिंक ₹2 गेन किया है और मज़ीद भी स्टेबिलिटी हमें आने वाले वक्त में नज़र आती है। लिहाजा स्टेबिलिटी के हवाले से तो ये कहा जाएगा कि जो गवर्नमेंट अभी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है, उसी गवर्नमेंट के लोग आ जाएं ताकि जो 1.5 साल रह गया है उसके अंदर वो जो भी ज़रूरी काम है वो कर लें। लेकिन सर जी आप ये देखिए, मैं कुछ बुनियादी फैक्ट्स लोगों के सामने रख दूँ। ये बाई इलेक्शन जो है ये 20 सीट्स के ऊपर है। इसमें ज़्यादातर जो इलेक्शंस हैं वो जनूबी पंजाब के अंदर हैं, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो हैं वो मसलन लाहौर की भी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, फैसलाबाद की हैं, खुशाब की हैं, पिंडी की एक है। तो अब नून लीग कभी भी उसने जनूबी पंजाब में अच्छा परफॉर्म नहीं किया और हमेशा जो है वो जनूबी पंजाब में जो बाकी पार्टीज़ होती है, जो कि इसको सेंट्रल पंजाब की पार्टी जो है वो कहा जाता है। तो क्या इमरान खान साहब का नैरेटिव जो है, जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत और वो कहते हैं जी कि चोर हैं, डाकू हैं, तो क्या पाकिस्तान के अवाम उस नैरेटिव को मानने में कामयाब होंगे ऐसे वक्त में जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उस सारे के सारे नैरेटिव को उठा के और बाहर फेंक दिए? जी निशान सर, मेरा ये ख्याल है इस मामले में, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, कि जो बाई इलेक्शंस हैं वो पाकिस्तान में कभी भी ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे होते पब्लिक ओपिनियन का। बाई इलेक्शन में सबसे जो बड़ा फैक्टर स्पेशली पंजाब के अंदर होता है वो इनकम्बेंसी फैक्टर है कि इनकम्बेंट जो सेटअप है, गवर्नमेंट है, वो किसकी। तो इस वक्त क्योंकि इनकम्बेंट जो, सर अगर मुझे इजाज़त दें, आपने देखा कि जितने बाई इलेक्शंस पीटीआई के ज़माने में हुए वो ज़्यादातर पीटीआई ने लूज़ किए। पीटीआई का इलेक्शन मैनेज करने का और नून लीग का इलेक्शन मैनेज करने के तरीके में भी फ़र्क है। आप ये देखेंगे कि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें तो नून लीग पीटीआई से बहुत ज़्यादा आगे है। पीटीआई के साथ जो फोर्सेस मौजूद थी उस वक्त, उनकी मौजूदगी में भी पीटीआई ने कभी सिंपल मेजॉरिटी भी सही से नहीं ली थी।
वो सिंपल मेजॉरिटी भी बस कुछ 2, 4, 5 वोटों की थी। लेकिन नून लीग की, सर मैं आपको रोक रहा हूँ, आपको याद होगा कि एक ज़िमनी इलेक्शन में बक्से उठा के ले गए थे और धुन छा गई थी और सब कुछ हो गया था। नारोवाल नहीं, एक और जगह थी, मैं भूल गया। देखिए इलेक्शन मैनेजमेंट जो है, इलेक्शन मैनेजमेंट में और जो ब्लैक एंड वाइट धांधली है उसमें बड़ा फ़र्क है। धांधली कर लेना और इलेक्शन मैनेज करना, ये थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो एक्सपीरियंस जो है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का नून लीग के पास है, वो पीटीआई के पास एक तो नहीं है। दूसरा, आपने बात की कि जनूबी पंजाब में, तो जनूबी पंजाब में जो ट्रेडिशनली रही है पार्टी वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जनूबी पंजाब से इलेक्शन जीतती रही है और सेंट्रल पंजाब और जीटी रोड से जो उसका इलाका था वो नून लीग थी हमेशा। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक अच्छी खासी वोट्स वाली पार्टी है जनूबी पंजाब में और वो पीडीएम के इत्तेहाद का हिस्सा है। तो हर हलके में अगर पीपल्स पार्टी की 20-15 हज़ार प्रोविंशियल असेंबली में भी वोट्स हों और वो अगर नून लीग को पड़ती हैं तो वो एक एडिशनल एज है, एडिशनल बेनिफिट है नून लीग को। आल्दो ये कोई वन साइडेड इलेक्शंस नहीं नज़र आ रहे, एक वेव तो नज़र आ रही है इमरान खान साहब की एक हमायत की, एक उनका जो नैरेटिव है, नैरेटिव को थोड़ा सा लोगों ने बाय भी किया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या वो नैरेटिव जो है वो क्या शहरों में लोगों ने बाय किया है? क्या लाहौर, रावलपिंडी, कराची के अलावा पाकिस्तान के देहात के जो लोग हैं, ये तो पाकिस्तान का रूरल इलाका है और बड़ा बैकवर्ड इलाका है जनूबी पंजाब। इसको पहले नून लीग ने भी कहा सूबा बनाएंगे। एक चीज़ और बताएं, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये जो जनूबी पंजाब की पॉलिटिक्स है ये धड़े की पॉलिटिक्स है। इसमें कुछ विनिंग कैंडिडेट्स हैं जो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के दोस्त हैं, फ़ौजियों के दोस्त हैं। जिस तरफ वो इशारा करते हैं उस तरफ वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और जो रूलिंग पार्टी होती है ये जाते ही उसी के साथ है। सर इस तरह तो बलूचिस्तान की आप पॉलिटिक्स को देखें कि वो किस तरह रातों रात बदल जाती है। ये जो फैक्टर है एस्टेब्लिशमेंट वाला, ये तो पाकिस्तान के कोने कोने में मौजूद है। ये जिस हल्के में आप बैठे हुए हैं यहाँ से लेके और केपी को आप देख लें, स्पेशली बलूचिस्तान को देखें आप, तो हर पूरे मुल्क में एक ये फैक्टर मौजूद है। तारिक साहब आप कुछ कह रहे हैं? एक मैं बात ये शाह साहब की बात को बढ़ाने के लिए करना चाह रहा हूँ कि इस टाइम तो इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि हम न्यूट्रल हैं और हम किसी इस मामले में नहीं आ रहे। न्यूट्रल तो जानवर होता है। नहीं, वो तो चले, वो एक बात है खान साहब की, लेकिन इस हवाले से भी थोड़ी सी बात हमें करनी चाहिए कि वो जो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, तो क्या इस इलेक्शन में वो न्यूट्रल रहेंगे? आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? देखिए कोई भी चीज़ न्यूट्रल, वैसे मैं इमरान खान की चीज़ों से कतई इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन ये बात ठीक है, न्यूट्रल वाकई पता नहीं कौन न्यूट्रल होता है। हमें बेसिकली जर्नलिस्ट का कहा जाता है कि यार न्यूट्रल हो जाए। यार मैं सोचना छोड़ दूँ, बात करनी छोड़ दूँ, क्या करूँ? देखिए, ये जो न्यूट्रल और न्यूट्रल ना रहने की बहस है, इस हवाले से तो जो रूल ऑफ लॉ की डिक्टम्स हैं, जो रूल ऑफ लॉ कहता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। बस बात यह है कि हर इदारे को, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मुतफ़िका आपका एक आइन है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, उसकी पासदारी जो है वो हर पाकिस्तानी पर ज़रूरी है और वो इसको करे। इसी से मामलात बेहतर होंगे। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन कोई बाहर से लाई हुई चीज़ नहीं होती। ये इंसान की हज़ारों साल की जो तारीख़ है, जिसमें रूलर्स ने रूल किया और लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के हुक्मरानों को झेला, उसके बाद उस एक्सपीरियंस के बाद कुछ उन्होंने असूल वज़ा किए और वो असूल जो हैं वो यूनिवर्सल असूल हैं। यकीनन कोई भी ह्यूमन सोसाइटी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के काम करेगी तो वो ऐसी सोसाइटी से जो कॉन्स्टिट्यूशन से या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स करती है या वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन या रूल ऑफ लॉ नहीं है, वो उससे
बेहतर ही परफॉर्म करेगी। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये हम अल्फाज में ये कह तो देते हैं कि जी एक रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, लेकिन इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है शायद वो हम उसको अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। लेकिन सर जी ये भी तो देखें ना, ये कौन सी पॉलिटिक्स है कि मैं जीतूं तो इलेक्शन फेयर है, मैं हार जाऊं तो धांधली हुई है। और ये दोनों पार्टीज़ में है, मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा। जो पार्टी जीतेगी वो कहेगी इलेक्शन बड़े फेयर हुए हैं, जो हारेगी यार कम से कम ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो जायज़ बात है। लेकिन आप नहीं समझते कि इमरान खान ने पहले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ एक ऑनस्लॉट शुरू की हुई है। अगर उनके पास कोई सबूत है कि वो किसी से जाके मिले हैं, कोई खुफिया मुलाकात है, तो सामने लेकर आए। ये क्या तरीका है जो दिल एलिगेशन लगा रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल कल्चर हमारा जो है वो इवॉल्व कर रहा है टूवर्ड्स मैच्योरिटी। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का अगर आप पास्ट उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस किस्म की पॉलिटिकल बिकरिंग, करप्शन के एलिगेशंस उन पार्टीज़ ने बिल्कुल इसी सतही लेवल पे एक दूसरे पे लगाए थे, बल्कि PMLN ने ज़्यादा लगाए थे। पीपल्स पार्टी तो रिसीविंग एंड पे ही रही हमेशा। अब वक्त के साथ साथ उन्होंने पाकिस्तानी सियासत के अंदर ये सीखना शुरू किया कि क्या चीज़ें हैं जिनकी इम्पोर्टेंस पाकिस्तानी सियासत में होनी चाहिए और आवाम के मफाद में है। PTI रिलेटिवली, क्योंकि PMLN और पीपल्स पार्टी से एक नई जमात है, उसमें इमेच्योरिटी का लेवल नेचुरली ज़्यादा होना भी चाहिए, होगा भी। लेकिन आई एम वेरी होपफुल कि ये पार्टी इवॉल्व होने के साथ साथ जो एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरेगी, ये पार्टी मज़ीद मैच्योर होना शुरू हो जाएगी। ऑफ कोर्स इस किस्म की चीज़ें जैसे ये नारे थे फ़लाँ चोर है और ये धांधली हो गई और वो धांधली होगी, ये पॉलिटिकल बिकरिंग के अलावा ये कुछ भी नहीं है। जी सर। सर मैं इसमें बड़ा हसन काज़मी साहब से इस मामले में मैं इख्तलाफ करूँगा कि पॉलिटिकल हमारा कल्चर मैच्योर हो रहा है। ये हमारा पॉलिटिकल कल्चर तो डिजेनरेट हो रहा है। ये तो डिजेनरेशन है हर किस्म की जो है, ये तो कोई बड़ा वर्स्ट किस्म का एवोल्यूशन है। आप 1970 की असेंबली का अगर रिकॉर्ड निकालें और उनकी लेजिस्लेचर में के अंदर जो स्पीचेज़ हैं नेशनल असेंबली में, सेनेट में, वो उसका मेयार देखें और आज की असेंबली का मेयार देखें तो ऐसे लगता है जैसे ये किसी यूनियन काउंसिल में कोई डिबेट हो रही है। आप 1962 की जो असेंबली थी, जो हम कहते हैं जी एक डिक्टेटोरियल रजीम थी और वो एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, उसके अंदर भी जो गुफ्तगू का मेयार था वो आज आर्काइव्स में मौजूद है 1962 की असेंबली का। उसके अंदर भी जो लोग थे वो इंटेलेक्चुअली बड़े साउंड लोग थे, पॉलिटिकली बड़े साउंड लोग थे, कोई आइडियोलॉजी थी। आज कौन सी आइडियोलॉजी रह गई है? आज सिर्फ एक आइडियोलॉजी रह गई है कि जो एक पाकिस्तान में अशराफिया का जो तबका है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों या सियासतदान हों या मौलवीज़ हों या वट एवर जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट्स हों, उनके साथ एक ख़ास एक बैलेंस बनाना है इन लोगों ने, एक इक्विलिब्रियम और एक इस तरह का एक मामला करके चलने वाला मामला। इकॉनमी हमारी तबाह बर्बाद हो रही है, हमारी सोसाइटी के मॉरल वैल्यूज़ बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। पॉलिटिकल कल्चर जो है वो ये हो गया है कि लोगों के घरों में घुस के गालियाँ दे रहे हैं उन्हें। और अभी तक हमारी सुप्रीम कोर्ट में ये क्वेश्चन है कि डिफेक्शन पे क्या नायली होती है या नहीं होती। और अभी तक लोटाक्रेसी का जो कल्चर है वो अभी तक अनडिसाइडेड है। कुछ लोगों को नायल कर दिया है, कुछ लोग नायल होने वाले हैं, कुछ लोग नायल हो जाएंगे। असेंबली जा रही है, नहीं जा रही, स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? सर एक चीज़ अगर मुझे इजाज़त दें, सर आप ये देखें कि अगर आप एवोल्यूशन की बात करते हैं तो अगर 70s से आप देखें तो पहले भुट्टो साहब को जो है वो ग्रूम किया गया, उनको पॉलिटिक्स के अंदर लाया गया। जब वो पॉपुलर हो गए फिर उन्हें डिस्पोज ऑफ किया गया। फिर ज़ियाउल हक साहब आए, उनकी कोख से PML नून निकाली गई, उसको ग्रूम किया गया। जब वो ग्रूम हो गई तो वो जो है वो बुरे बच्चे बन गए। फिर जनरल पाशा की कोख से जो है वो इमरान खान साहब निकल आए। अब वो ग्रूम हो गए, अब वो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें शुरू कर दी हैं।
यानी बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ से शुरू करते हैं फिर वहीं पे आके खड़े हो जाते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में एवोल्यूशन है, फिर कोई एवोल्यूशन का रिवर्स है, जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पे आके ख़त्म कर देते हैं। या साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, मैं मोहतरम हसन काज़मी साहब की बात को आगे बढ़ाऊँगा। इन्होंने फरमाया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी जो पिछले 4 साल गुजरे इमरान खान साहब वाले, उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। उसमें 4 साल काम करने की बजाय उन्होंने ज़्यादा फोकस किया ब्लेम गेम पे, और 4 साल ऑलमोस्ट हमारे ज़ाया हो गए। अब मसला ये है कि उसका रिज़ल्ट ये निकला कि हमारी इकनॉमिकल जो पोजीशन थी पाकिस्तान की वो बहुत ख़राब हो गई। और अभी ये नई गवर्नमेंट जो आई है, जैसे भी आई है, इसकी बैकग्राउंड में हम नहीं जाएंगे। हम ये देखते हैं कि आते ही इनको कुछ मुश्किल फ़ैसले करने पड़े जो शायद नई गवर्नमेंट को नहीं करने चाहिए या नहीं करने होते। उसके मुश्किल फ़ैसलों में ये हुआ कि मुल्क IMF के या दीगर जो हमारा ब्लैक लिस्ट होने वाला जो मामला था, बहुत सारी चीज़ें थी हमारी, वो काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ गई हैं। इस सारी सूरत हाल को हम अगर देखें तो हमें कुछ अर्सा इसी गवर्नमेंट के साथ गुजारा करना पड़ेगा। हमें पंजाब के इलेक्शन के रिज़ल्ट जो भी आते हैं और उसके बाद अगर ये, लेकिन सर जी मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे ख्याल में 9 या 10 सीटें इनको चाहिए अपना चीफ मिनिस्टर मुंतखब करवाने के लिए। अगर ये इतने मुंतखब नहीं होते इनके, तो अगर पंजाब में PTI की हुकूमत बन जाती है तो मैं नहीं समझता कि सेंटर में फिर हुकूमत ज़्यादा चल सके। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये नहीं रहती तो फिर हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, और वो जाना भी चाहिए। लेकिन अगर पंजाब में ये हुकूमत रह जाती है तो 1 साल लोगों को और मिल जाएगा कुछ पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि नेगेटिव तो पिछले 3-4 साल हम कर चुके हैं, उनका रिज़ल्ट भी हमने देख लिया है। तो इमीडिएटली अगर हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो दूसरी गवर्नमेंट अगर वही आ जाती है PTI की, तो मेरे ख्याल में अगर उनकी प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं हुई, दे आर नॉट वेल ट्रेंड एट दिस स्टेज, कि उनकी जो ट्रेनिंग सेशन है वो पीछे जो चल रहा था वही होगा, तो उसमें ये होगा कि उनकी जो प्रीवियस प्रैक्टिस है वही जारी रहेगी, उसी हिसाब से वो आगे भी चलेंगे। तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान और बात बताएं ना, सारे दोस्त बताएं, अगर वो इलेक्शन आ गए तो वो तो स्ट्रीट पॉलिटिक्स और प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे। ये फिर एक वो देखिए सर, मसला ये है कि ये जो बात हो रही है ना न्यूट्रल की, अब सिंपल बात ये है कि उनको खुद भी न्यूट्रल होना पड़ेगा। एक तरफ उनको न्यूट्रल होने का मतलब एक पार्टी का ये होता है कि इलेक्शन अगर वो हार जाते हैं तो उनको चाहिए कि 5 साल दूसरी पार्टी को हुकूमत करने का मौका दें। ये उनकी एक पॉलिटिकल जो पार्टी है उसका न्यूट्रल होने का एक तरीका ये भी है कि वो हार मान जाए और दूसरे लोग काम करें। अगर हमारा यही कल्चर रहा, गिराओ और हुकूमत आगे इसकी किसी को चलने ना दे। सर वो पॉलिटिकल पार्टी को न्यूट्रल नहीं कर रहे, वो पिंडी वालों को कहते हैं कि आप न्यूट्रल हो जाए। मसला ये है ना जी, वो खुद न्यूट्रल नहीं हो रहे ना, खुद भी तो न्यूट्रल होने का एक तरीका है पॉलिटिकल पार्टी का कि वो खुद अपने आप को इस लेवल पे लेके आए कि हार गए तो हार गए। अब वो हार के भी जीतना चाहते हैं तो फिर ये मुश्किल हो जाए। अच्छा सर, मैं एक बात यहाँ पे करना चाहता हूँ इमरान खान साहब के हवाले से कि मैं ये कल भी कहीं बात कर रहा था कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो हार माने और अपोजिशन में बैठें। इमरान खान, मेरी ज़ाती ये राय है कि एक अच्छा एडिशन है पाकिस्तान की सियासत के अंदर और उसको इन रहना चाहिए। हमारा तो इस हवाले से वोट उनके साथ है। और सेकेंडली महताब साहब, एक मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं इसमें सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा खदशात हैं। इस हवाले से थोड़ी हमें बात करनी चाहिए कि क्या हुकूमत ने उसमें डिप्लॉय करने की बात की है कोई रेंजर्स को या फ़ौज को, क्योंकि मुझे ये लग रहा है जो ख़बरें आ रही हैं कि इसमें क्लैशेस बहुत ज़्यादा डेवलप होने की वायलेंस होने की इतलात है कि इम्कानात हैं इस हवाले से। तो इस हवाले से थोड़ी सी बात अगर करें तो हमारे सुनने वालों के लिए बेहतर होगा। सर ये बेसिकली इलेक्शन गवर्नमेंट ने, ये इलेक्शन कमीशन ने अरेंजमेंट करने हैं, जहाँ पे वो बेहतर समझेंगे वहाँ पे वो किसी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को जो है वो तलब कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या ये रूल ऑफ द गेम तय करने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में? कि देखें ना, आपने शुरू से एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया। ये जो लास्ट 2-3 जलसे मैंने देखे हैं, इमरान खान साहब जहाँ पे अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को बैशिंग कर रहे हैं,
वहाँ पे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी जो है वो बड़ी सख्त मुखालफत कर रहे हैं। मरियम भी कर रही है। आप मुझे एक बात बताएं, आपको तारिक साहब ये पता है उनकी बेगम को कहाँ प्रमोट करके लगाया गया है? ये देखने वालों को पता होनी चाहिए ये बात, क्योंकि अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता। तो बताएं इसके बारे में। किसको मैडम? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बेगम। जी, उनकी बेगम साहबा IPR में थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में थी, कस्टम्स ग्रुप में थी। पूरी बात बताएं। तो अभी उनकी ट्रांसफ़र हुई है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनकी वहाँ से ट्रांसफ़र हो गई है और वो मेरिट के ऊपर ही गई हैं, जहाँ भी गई हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें। जी, ये जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं जी, ये जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, ये क्यों कर रहे हैं? वो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कौन सा ऐसा काम किया है कि जो वाकई PTI के जो है ख़िलाफ़ है? क्या वाकई वो न्यूट्रल नहीं देखना चाहते इन लोगों को, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाकई किसी ऐसे काम में मुलव्वस है जिससे नून लीग को फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ एडिशनल वोटें हुई हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, लेकिन ये एलिगेशंस हैं सिर्फ, इसकी कोई सबूत नहीं है। देखिए, हम पाकिस्तानी सियासत के अंदर जब से पाकिस्तानी सियासत में शोर शराबा ज़्यादा शुरू हुआ, यानी कि हम 1970 के बाद से अगर बात करें या 1968 के बाद से बात करें, जब से पीपल्स पार्टी जो है वो एक पार्टी बनी और उसने पाकिस्तानी सियासत के अंदर अपना बाकायदा कदम रखा, तो पाकिस्तानी सियासत के अंदर शोर शराबा शुरू हुआ। देखिए, गुज़िश्ता ये जो 2 दहाइयाँ गुजरी हैं, इसके अंदर हमने देखा कि मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक दूसरी पार्टीज़ के ऊपर बेतहाशा कीचड़ उछाला। लेकिन हमारे यहाँ डिफेमेशन लॉ, देखिए रूल ऑफ लॉ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी सोसाइटी को फ्लुएंटली वर्केबल बनाने के लिए। इसके लिए डिफेमेशन लॉ है 2005 के अंदर, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2005 डिफेमेशन लॉ है, जिशान मेहदी साहब से अगर मैं इसको 2004 या 5 में डिफेमेशन लॉ बना। अब डिफेमेशन लॉ के अंदर ये केसेस बहुत ज़्यादा आपके अदालतों के अंदर आए नहीं हैं, क्योंकि जिस मिकदार में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लोग एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं। लेकिन सर डिफेमेशन लॉ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बहुत ही टुथलेस किस्म का लॉ है। जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो टुथलेस है या वो उसकी जो उसके अंदर वो उसको क्यों नहीं उस पर रिजॉर्ट किया जा रहा है या क्या मसला है उसके अंदर, उसको देखना चाहिए। अगर उसमें किसी किस्म की अमेंडमेंट चाहिए तो ये लेजिस्लेचर का काम है कि वो उसको देखे, क्योंकि ये स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी जो है ये बिल्कुल ऐसे नहीं चल सकती कि आप बिल्कुल उठें और किसी भी इदारे पे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, इलेक्शन कमीशन, उस पर आप सवाल उठाना शुरू कर दें। आपने देखा कि हमने रिसेंट पास्ट के अंदर इवन के सुप्रीम कोर्ट की जी अदालतें रात को क्यों खुल गई और दिन को क्यों खुल गई, और बेतहाशा इस पर कीचड़ उछाला गया। यहाँ तो कोर्ट्स महफूज नहीं है। इसी तरीके से हम ऑल्दो के देखें हमारे प्रिंट मीडिया के अंदर हमेशा से ये होली काव की बात चलती आई है। हाँ, जहाँ पे होली काव के हवाले से कोई दुरुस्त एलिगेशन है उस पर ज़रूर एक्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिसका जी चाहे वो कीचड़ उछाल दे, किसी पे फलाना बिक गया है, फलाना बिक गया है। इस तरह तो फिर ये पूरा माशरा ही बिकाऊ लोगों का है। इसमें सर गुजारिश ये है, आप देखें कि लेजिस्लेशन किसका काम है? लेजिस्लेचर का काम है, पार्लियामेंट का काम है। और जिस सिस्टम को हम यहाँ पे कह रहे हैं जी कि ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो ये तो डिलीवर करने में इतना नाकाम है कि हमारे जो लॉज हैं वो इनको तो पहले तो 90% ऑफ लेजिस्लेटर्स को लॉज का पता ही नहीं है कि वो कौन से लॉज हैं। और डेफेमेशन का लॉ अगर नहीं है ठीक, तो ये किसका काम था बनाना? ये उन लोगों का काम था ना जो यहाँ से इलेक्ट होके गए हैं, पार्लियामेंट में गए हैं। प्रोविंशियल असेंबली ने कोई लॉ नहीं बनाया, नेशनल असेंबली ने नहीं बनाया, सेनेट में कोई चीज़ इनिशिएट नहीं हुई। और ये आज की नहीं, ये 75 साल का मामला है। पाकिस्तान में टॉट का तो लाई कोई भी नहीं है। पाकिस्तान में डैमेजेस का तो कभी कोई सूट जो है वो कहते हैं ना जी कि डैमेजेस का सूट पाकिस्तान में कभी डिक्री होता ही नहीं है, कभी किसी ने डैमेजेस आज तक नहीं लिए। तो ये कौन सी जो है ये सिस्टम है जो डिलीवर कर रहा है? ये तो बिल्कुल ही फेलियर है। और जो हमारे आज के लॉज हैं जो अभी कुछ काम कर रहे हैं,
वो लॉज तो 1898, 1860, 1906 के लॉज हैं। और हमने अगर कोई यहाँ पे लेजिस्लेशन की है, अगर 1997-98 में कोई लेजिस्लेशन की है, तो 25 साल में हमने उसमें 2500 अमेंडमेंट्स कर दी हैं। तो ये तो बिल्कुल ही फेलियर है। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इस हवाले से जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का इंतखाब पीटीआई ने और नून लीग ने मिलके किया था। आपको अपने जो फैसले हैं उनको ऑन करना चाहिए, ग्रेस के साथ ऑन करना चाहिए। अगर आपने किसी के प्रेशर में ये किया था तो फिर भी आपकी गलती है कि आप वहाँ पे क्यों पपेट्स बन के बैठे रहे। आप अभी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारे करते हैं, हमें उन्होंने कहा था, तो ये तो कोई नहीं है। आप तो फिर बिल्कुल ही कठपुतलियाँ थीं, आप तो बिल्कुल ही वहाँ पे मिट्टी के बुत बने हुए थे। ये क्या, ये तो मजाक ही हो गया कि अब वो बंदा जो हमने लगाया था वो ठीक नहीं है। तो ये तो मजाक ही है मेरे ख्याल में। सही है जी। अच्छा सर, एक पीटीआई जो है ना, देखें आजकल एक और जो है वो उसके ऊपर है। एक तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी और जुडिशरी के ख़िलाफ़ भी बातें करनी शुरू कर दी हैं। तो न्यूट्रल का मतलब जो मुझे समझ आया है वो ये है कि अगर कोई आपके साथ हो तो फिर ठीक है, अगर वो आपसे हटके किसी दूसरी तरफ चला जाए तो फिर न्यूट्रल है। एक मुझे यही तारीफ समझ आई है। दूसरी, इफ्तिखार सिद्दीकी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं, चाहे पॉलिटिक्स के बारे में या किसी भी और इशू के बारे में, प्लीज़। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पहले तो मैं पूरे पैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि उन्होंने ये मौका दिया। दूसरी बात ये जी कि सियासत से तो मेरा इतना कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है, मज़दूर आदमी रहे हैं जी। मुझे यूँ लगता है जी कि जिस तरह पाकिस्तान एक स्टेज है और एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है और इनको उनका काम दे दिया जाता है कि लो भाई आप ये इस पर अपना अपना रोल करो और समेटो और लपेटो और निकलो, है जी। उसकी वजह कि 65 से ऊपर है मेरी उम्र। मैंने नहीं देखा जी कि कोई आज तक कोई पॉजिटिव किस्म की डिलीवरी हुई हो जिससे हम सुख का सांस लें। उसकी मिसाल मैं ये देता हूँ जी कि 20 साल मैंने यहाँ पाकिस्तान में मजदूरी की, हालात से तंग आके 20 साल मैंने बाहर लगाए, बाहर जाके कुछ हालात सेटल हुए। जब वापस आया तो जो मेरे गुज़िश्ता साल थे और जो उसके बाद के थे वो सारे ज़ीरो होके मैं फिर ज़ीरो बल्कि उससे भी नीचे इस वक्त अपने आप को फील करता हूँ। उसकी वजह कि सारा दिन हमारे इन मसाइल में गुजर जाते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। पहले कहा जाता था जी कि फ़लाने को वकील कर लो, फ़लाना कर लो, आजकल कहा जाती जज कर लो। अब इतनी बड़ी अलमिया है हमारा कि ये जहाँ से हमें इंसाफ चाहिए वहाँ पे ये अगर चीज़ें हो रही हैं तो फिर हम कहाँ जाएं और किस तरह एक्सपेक्ट करें कि हमें कुछ सुकून मिलेगा, कोई हमें रिलीफ मिलेगा। तो बाकी सब दोस्तों ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है जी और उसमें मैं अप्रिशिएट करता हूँ जी कि मुझे भी थोड़ा सा समझने का मौका मिला। लेकिन मैंने अगर ये जो बातें की हैं ये बेसिकली दिल से निकली हैं। अगर इसमें कोई इस किस्म की हो जी तो थैंक यू वेरी मच जी। रियाज साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शुक्रिया जी सर, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर लूँगा। पहली बात से कि लेजिस्लेशन की बात हो रही थी, तो लेजिस्लेशन जो है ना वो असम्बली में होती है। तो पहले जो 3-4 साल थे हमने उसमें भी कोई लेजिस्लेशन का कोई काबिल ज़िक्र काम नहीं किया। वो सारी चीज़ें हमने वक्त ज़ाया किया, ब्लेम एक्सक्यूज जो हमने ब्लेम गेम थी उसके ऊपर हमारा मोस्टली टाइम ज़ाया हुआ। अब अगर जब हुकूमत गई इमरान खान की तो असम्बली से उनको किसी ने निकाला नहीं, असम्बली से उन्होंने ख़ुद रिज़ाइन किया। अब इन लोगों ने आकर पहले ही दिनों में आकर ये कहा था कि हमारे 2 काम हैं जो हमने करने हैं। एक तो कुछ पेंडिंग लेजिस्लेशन है वो हमने करनी है एंड देन हमने इलेक्शन में जाना है। तो उनको समझ जाना चाहिए था कि यार यहाँ पे असम्बली फोरम पे हमें रहना चाहिए। उनको रिज़ाइन नहीं करने चाहिए थे। असम्बली में आकर जो काम वो 3 साल में नहीं कर सके वो अपनी मौजूदगी में प्रॉपर अपनी मर्ज़ी से कोई कानून साजी करवा लेते और ये ब्लेम गेम इवन के इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको भी चेंज करवा लेते, आर्मी चीफ़ को भी चेंज करवा लेते। अब जो बात करने की आ रही है वो कि आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन भी तो उन्होंने ख़ुद की, न्यूट्रल भी तो उन्होंने ख़ुद मुकर्रर किया था। अपने ही जो मुकर्रर करदा न्यूट्रल है इलेक्शन कमिश्नर है उसमें ख़ुद शामिल हैं। तो यू टर्न से मसले हल नहीं होते, मसले कम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी उनकी अपने ऊपर जाती है। आम आदमी जो है उसको कुछ समझ आना चाहिए कि इशू है क्या। सर थैंक यू वेरी मच।
आपने अपने हमारे जितने भी दोस्तों ने गुफ्तगू की है इस डायलॉग में, आपने वो सुनी। इसको मैं सम अप सिर्फ 2 चीज़ों पे बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर इस मुल्क में स्टेबिलिटी लानी है तो हमें रूल्स ऑफ द गेम तय करने पड़ेंगे। वो जब तक तय नहीं होंगे, ये नहीं हो सकता कि मैं जीतूँ तो सब ठीक है, मैं हारूँ तो सब गलत है। रूल्स ऑफ द गेम तय हों। अगर मेरी शिकस्त भी होती है, चाहे जिस पार्टी को भी हो, एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर नज़र रखे, जहाँ पे भी कोई 2 नंबरी है उसको हाईलाइट करे और पाकिस्तान के लोगों तक पहुँचाए। एक तो ये रूल ऑफ द गेम बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, मेहरबानी करें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट कर दें, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी। जितनी दिल है ये इलेक्शन हो जाएं ना हो जाएं, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियलिटी है। हम अपने साथ भी झूठ ना बोलें और लोगों के साथ भी झूठ ना बोलें। ये अपॉइंटमेंट करें जितनी जल्दी मुमकिन हो। वैसे भी उनकी अपॉइंटमेंट का टाइम करीब है, अभी से एक्सटेंशन देनी है तो तब भी बता दें, नहीं देनी, कोई नया आर्मी चीफ लाना है तो उसको भी मौका मिल जाए कि वो अपनी मुख्तलिफ कोर्स के अंदर जाके वो उनको इंट्रोड्यूस करवा सके। जब तक ये मसला नहीं हल होगा तब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो महताब हैदर को नए प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। आपने एक काम करना है, आपने अपना फीडबैक देना है और जहाँ पे हम गलत कह रहे हैं उसको ज़रूर आइडेंटिफाई करना है और हमें क्रिटिसाइज़ भी करना है, और जहाँ पे आप मुत्तफ़िक हैं हमारे साथ इत्तफाक भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और आपने हमारे चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। महताब हैदर को नए प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।